इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें मूवी के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि वर्स्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से दुनिया में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ने लगी कि आसपास के इलाके का सब कुछ ही जम गया और लोगों के लिए नॉर्मल जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, यहाँ तक कि लोग मरने लगे। ऐसे में दुनिया में आखिरी बचे लोग एक ट्रेन में रहने लग जाते हैं और ये ट्रेन पूरा साल हर मिनट हर सेकंड चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती और इसी ट्रेन के अंदर ही ये जिंदा बचे हुए लोग अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अब ये ट्रेन जिस रेलवे ट्रैक पर चलती है उसका एक राउंड पूरा करने के लिए 1 साल लगता है और इस ट्रेन को बनाने वाले शख्स का नाम विल्फर्ड है। अब यहाँ इस ट्रेन को सेक्शंस में बांटा गया है। फ्री लोडर्स ऐसे लोग थे जो बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए थे और उनके साथ ट्रेन में बहुत बुरा सलूक किया जाता था। वैसे इस ट्रेन में हर किस्म की लग्जरीज और फैसिलिटीज मौजूद थी, मगर फ्री लोडर्स को ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था। हम देखते हैं कि इन सभी को खाने में कुछ जेली टाइप बार्स दी जाती हैं, जिन्हें ये प्रोटीन बार्स कहते हैं और ये उनके रोज का खाना है। एक दिन गार्ड्स आकर फ्री लोडर्स में से 2 वायलिनिस्ट को पूछते हैं जो कि इकोनॉमी क्लास के लोगों के लिए वायलिन बजा सके। वहाँ का एक बूढ़ा आदमी कहता है कि उसे वायलिन बजाना आता है। गार्ड्स उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन वो आदमी अपनी वाइफ के बगैर जाना नहीं चाहता था, तो गार्ड्स उसकी वाइफ का हाथ तोड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब सीन कर्टिस और ईगर पर शिफ्ट होता है जो सभी लोगों के प्रोटीन बार्स में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे खड़ी तानिया कहती है कि तुम लोग जो ढूंढ रहे हो वो मेरी बेटी के प्रोटीन बार में है। असल में ये कैप्सूल था जिसके अंदर कोई हिडन मैसेज था और ये आगे वाले कंपार्टमेंट से कोई भेज रहा था। ये फ्री लोडर्स अपनी हालत से काफी तंग थे। ऐसे में कर्टिस इनका लीडर था और एडगर सेकंड कमांड। पिछले 2 सालों में इन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाने की कोशिश की, मगर इसमें कभी कामयाब ना हो सके। तभी हम यहाँ पे जिम को देखते हैं जिससे कर्टिस सभी सिचुएशन शेयर करता है। जिम उसे बताता है कि इस बार में जो कैप्सूल है उसमें नैम नामी आदमी का जिक्र किया गया है, जिसने असल में ट्रेन के इंटीरियर को डिजाइन किया है, जिसको फिलहाल अभी कैद किया गया है। कर्टिस को समझ नहीं आती कि आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है। खैर रात में हम गार्ड्स को देखते हैं जो कुछ लेडीज के साथ वहाँ पर आते हैं। वो सभी बच्चों का मेजरमेंट्स कर रहे थे और उनमें से 2 बच्चों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। उनके पेरेंट्स इस पे प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन वो गार्ड्स उनको बहुत मारते हैं। एंडी उन पर अपना जूता फेंकता है तो गार्ड्स उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब वो बच्चों को लेकर क्यों जा रहे थे ये हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। अब हमें इस ट्रेन की मैनेजमेंट हेड मेसन को दिखाया जाता है जो कि हर सेक्शन में पीस रखने का काम करती है। वो एंडी का जूता उठाकर कहती है कि हर चीज की अपनी जगह है, जैसे जूते को पैर में और टोपी को सर पे पहना जाता है, ऐसे ही अमीर लोग ट्रेन के आगे वाले सेक्शन में और गरीब लोग ट्रेन के पीछे वाले सेक्शन में बैठेंगे। ऐसे ही ये सिस्टम चल सकेगा। अब एंडी को पनिशमेंट देने के लिए मेसन उसके हाथ को ट्रेन से बाहर रखती है। बाहर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि उसका हाथ कुछ ही देर में जम जाता है और फिर गार्ड्स उसके जमे हुए हाथ को काट देते हैं। अब ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था तो कर्टिस और एडगर सबको गार्ड पे अटैक करने का प्लान बनाते हैं। कर्टिस को ऐसे लगता है कि गार्ड्स की गन में बुलेट्स नहीं है, ऐसा रूमर काफी वक्त से चल रहा है। कर्टिस इस बारे में श्योर नहीं था, लेकिन वो इस बार रिस्क लेने को रेडी था। वो हमले से पहले क्रोनल नाम के एक ड्रग को अपने साथ एक बॉक्स में लेता है और जब गार्ड्स खाना लेने आते हैं तो कर्टिस उन पर हमला करके गन को अपने सर पर रख देता है और जब गार्ड्स फायर नहीं करते तो वो समझ जाता है कि गन में बुलेट्स नहीं हैं। वो गार्ड्स को मारता है और अब सब दरवाजा तोड़कर आगे वाले कंपार्टमेंट्स में जाते हैं और फिर सबसे पहले जेल वाले कंपार्टमेंट्स में आते हैं। जेल में कर्टिस की मुलाकात नैम से होती है जो कि क्रोनल ड्रग का एडिक्ट है। उसकी बेटी योना भी यहीं पे है जो कि ड्रग की एडिक्ट है। नैम कहता है कि वो उनकी मदद करेगा, लेकिन हर कंपार्टमेंट को खोलने के लिए उसे 2 क्रोनल चाहिए होंगे, जिस पे कर्टिस मान जाता है। नैम आगे वाला डोर खोलता है और जब ये सब लोग आगे वाले कंपार्टमेंट में जाते हैं तो काफी सालों के बाद ये लोग सूरज की रोशनी को देखते हैं। एक लम्हे के लिए इन्हें खुशी होती है, लेकिन फिर सब उदास हो जाते हैं ये देख कर के बर्फ अभी तक हटी नहीं है और सब कुछ वैसे का वैसा ही है। खैर अब ये सब लोग आगे किचन की तरफ जाते हैं जहाँ पे मोस्टली फ्री लोडर्स के लिए खाना बनता था। कर्टिस एक कंटेनर को चेक करता है तो देखता है उसमें काफी सारे कॉकरोचेस को पकाया जा रहा है। यानी आज तक प्रोटीन बार के नाम पर उन्हें जो चीज खिलाई जा रही थी वो कॉकरोचेस थे। यहीं पे कर्टिस को अननोन इंसान की तरफ से दोबारा लेटर मिलता है जिसमें लिखा था वाटर, यानी आगे वाले सेक्शंस में वाटर कंपार्टमेंट्स हैं जो कि ट्रेन के सभी कंपार्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यानी वो अगर किसी तरह पानी पर कब्जा कर लेंगे तो वो गार्ड से आसानी से बात कर पाएंगे और उन्हें उनकी मांग भी पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ हमें यैन की बेटी योना की एक सुपर नेचुरल पावर का पता चलता है कि वो दीवार के दूसरी तरफ देख पाती है। तो वो लोग जब दूसरे कंपार्टमेंट्स में जाने के लिए गेट के पास आते हैं तो योना को दूसरी तरफ काफी सारे गार्ड्स दिखाई देते हैं। वो चिल्लाकर अपने डैड को दरवाजा ना खोलने का कहती है, लेकिन तब तक काफी
देर हो चुकी थी और येन ने दरवाजा खोल दिया था और दोनों साइड्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। फिर कुछ देर में ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि वो ट्रेन न्यूयॉर्क बेंचमार्क पॉइंट से गुजरने वाली है, यानी ट्रेन में 1 साल और गुजर गया है। दोनों पार्टीज कुछ देर के लिए अपनी फाइट रोकते हैं और हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाके ट्रेन एक बर्फ के टुकड़े से टकराती है, जिससे ट्रेन जोर जोर से हिलने लगती है। तभी योना नैम को नीचे एक पॉइंट दिखाती है जो पिछले सालों के मुकाबले में इस साल बहुत क्लियर नजर आ रहा था, यानी बर्फ अब हटने लगी थी। नैम कहता है कि इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले वक्तों में वो ट्रेन से बाहर जा सकेंगे। इसी बीच हम मेसन को देखते हैं जो कि कर्टिस और बाकी लोगों से कहती है कि 14 साल पहले मिस्टर विलफोर्ड ने तुम लोगों को यहाँ रहने की जगह दी, खाना दिया और अब तुम सब लोग पानी पर कब्जा करके उनके अगेंस्ट जाना चाहते हो। वो उनमें से बहुत से लोगों को मारने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद सभी गार्ड्स नाइट विजन गॉगल्स पहनकर तैयार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिज के थोड़ा दूर ही एक टनल आने वाला था। जैसे वो टनल में एंटर होते हैं तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है, क्योंकि गार्ड्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे थे, इसीलिए वो उन सबको इजीली देख पा रहे थे। वो एक एक करके उन्हें मारने वाले थे। तभी वहाँ पे चैन नाम का आदमी टॉर्च के साथ आता है और अब रोशनी होने की वजह से वहाँ पर सही फाइट शुरू होती है। चैन यहाँ मेसन के राइट हैंड को बंदी बना लेता है, मगर मेसन उन्हें मरने के लिए छोड़ देती है। इतने में एक गार्ड कर्टिस के एक आदमी को पकड़कर सरेंडर करने को कहता है, मगर कर्टिस सरेंडर नहीं करता और वो सीधा मेसन को पकड़ लेता है। वो गार्ड कर्टिस के आदमियों को मार देता है, जिसके बाद योना उसे मार देती है। अब कर्टिस ने मेसन को कैदी बना लिया था और फिर वो उसे विलफोर्ड यानी इस ट्रेन के ऑनर को बुलाने को कहता है। वो पानी बंद करने की धमकी भी देता है। तभी मेसन बोलती है कि बेवकूफ लोगों, तुम लोग जानते नहीं ट्रेन में पानी आगे वाले कंपार्टमेंट से आता है, जिसे यहाँ से रिसाइकल किया जाता है। वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि वो जानता है कि तुम्हें भी पानी की जरूरत है। मगर यहाँ मेसन कहती है कि वो डायरेक्टली उन्हें इससे मिलवा सकती है। अब विलियम यहाँ कर्टिस से कहता है कि जब तुम विलफोर्ड से मिलो तो उसकी जुबान काट देना, क्योंकि वो अपनी बातों से लोगों को बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करता है। बाकी लोग वहीं पे रुकते हैं और कुछ लोग कर्टिस के साथ आगे जाने का डिसाइड करते हैं। मेसन के सर पर जूता रखकर उसके साथ एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं। कर्टिस, एंड्रियो, तानिया, योना, नैम और ग्रे नाम का एक बंदा मेसन के साथ आगे जाता है। अब डिफरेंट कंपार्टमेंट से गुजरकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देख पाते हैं कि आगे के कंपार्टमेंट्स में कितनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। एक जगह वो लोग डिनर करने के लिए रुकते हैं। मेसन सबके लिए सुशी ऑर्डर करती है और उन्हें बताती है कि उनके एक्वेरियम में लिमिटेड फिशेज रखी जाती हैं ताकि बैलेंस बना रहे। अब मेसन जब सुशी खाने लगती है तो कर्टिस उसे रोकता है और वही प्रोटीन बार खाने को कहता है जो वो लोग सालों से खाते आ रहे हैं। थोड़ा आगे जाकर वो स्कूल कंपार्टमेंट्स में जाते हैं जहाँ अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। हम देख पाते हैं कि कैसे टीचर्स उन्हें गरीब लोगों के बारे में बता रही थी कि वो अच्छे लोग नहीं होते और विलफोर्ड को उनका मसीहा बताती है। कर्टिस यहाँ पे एक सीसीटीवी फुटेज को भी देखता है जो कि ट्रेन के डिफरेंट एरियाज में लगा था। यहाँ तानिया टीमी की फोटो दिखाकर उन बच्चों से पूछती है कि क्या किसी ने इस बच्चे को देखा है। यहाँ पर एक बच्चा बोलता है कि हाँ। अब टीचर उन सब बच्चों को ट्रेन से बाहर देखने को बोलती है। वो उन्हें कुछ लोगों को दिखाती है जिन्होंने कुछ साल पहले ट्रेन से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर निकलते ही वो जम गए और उनकी लाशें आज तक वहीं पर मौजूद हैं। इस पर टीचर कहती है कि अगर ये ट्रेन रुकी तो हम सब भी मर जाएंगे, बाहर निकले तो हम भी फ्रीज हो जाएंगे, ये ट्रेन ही हमारा घर है। तभी एक आदमी बच्चों के लिए ट्रॉली में एग्स लेकर आता है और कर्टिस को भी एक एग देकर चला जाता है। फिर वही बूढ़ा वायलिनिस्ट सबके लिए वहाँ आकर पियानो प्ले करने लगता है। अब वो आदमी अंडे की ट्रॉली लेकर पीछे के सेक्शन में भी जाता है जहाँ गरीब लोग उन एग्स को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि एग्स और चिकन तो कब के खत्म हो चुके हैं। तभी वो आदमी अपनी ट्रॉली से गन निकाल कर वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। उस ट्रॉली में से और भी बहुत सारी गन्स थी जिनको वहाँ कैद किए हुए गार्ड्स उठा लेते हैं और गरीब लोगों को मारने लगते हैं। उधर टीचर भी अपनी गन निकाल कर फायरिंग करने लगती है। तब कर्टिस चाकू फेंक कर उसे मार देता है। उसके बाद कर्टिस सीसीटीवी फुटेज पर देखता है कि विलियम को गन पॉइंट पर रखा हुआ है, जहाँ गार्ड्स का इंचार्ज फ्रैंको विलियम के सर पर गोली मारता है। विलियम को मरता देखकर कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में मेसन को गोली मार देता है। कर्टिस और बाकी सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़कर वो देखते हैं कि अमीर लोगों के लिए कितनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। उनके पास अपना एक डेंटिस्ट है, ब्यूटी पार्लर है, स्विमिंग पूल है और साथ में सोने के लिए एक अलग कंपार्टमेंट है, लेकिन गरीब लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। आगे बढ़कर नैम को दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देर हो जाती है, जिसकी वजह से गार्ड्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनमें हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। पर इसी बात का फायदा उठाकर कर्टिस फ्रैंको की कमर पर एक डैगर मारता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ डेव और टीमी भी अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ तानिया भी इस लड़ाई में अपनी जान गंवा देती है, लेकिन मरने से पहले वो डेव को टीमी की फोटो देखकर उसे ढूंढने को कहती है। उधर नैम, योना और कर्टिस आगे बढ़ रहे होते हैं। एक क्लब से गुजरने के बाद वो इंजन वाले एरिया में आ जाते हैं जो कि विलफोर्ड का ठिकाना था। वहाँ पहुंचकर नैम उस दरवाजे को खोल नहीं पाता, जिसकी वजह से कर्टिस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उस पर बार
पर अटैक करता है। थक जाने के बाद जब वो बैठ जाता है तो नैम उसे एक सिगरेट देता है। सिगरेट पीते वक्त यहाँ नैम कर्टिस को अपनी स्टोरी बताता है। उन्हें बताता है कि 18 साल पहले जब वो पहली बार इस ट्रेन में चढ़े थे तो उनके पास एक मंथ तक खाने पीने का कोई भी सामान नहीं था। लोग इतने ज्यादा भूख से पागल हो गए थे कि वो एक दूसरे को ही खाने लगे थे। बच्चे सबके फेवरेट होते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा टेस्टी होते थे, इसीलिए ये लोग बच्चों को ज्यादा प्रेफर करते थे और उन्हें काट के खाते थे। और बताता है कि एक दिन एक आदमी एक बच्चे को काटने के लिए आगे आया, तब एक दूसरे आदमी ने अपना हाथ काट कर उसे खाने के लिए दिया। ये देखकर बाकी लोग भी अपने हाथ पैर काट कर दूसरे लोगों को खाने के लिए देते रहे। उसके एक मंथ बाद ही विल्फर्ड ने सभी को प्रोटीन बार देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक दूसरे को काट कर खाने का सिलसिला खत्म हो गया। यहाँ पर कर्टिस रोने लगता है और कहता है कि जिस आदमी ने उस दिन उस बच्चे को काट के खाने की कोशिश की थी वो और कोई नहीं बल्कि वही है, और वो बच्चा एडगर था। कर्टिस कहता है कि उसे विल्फर्ड से जवाब चाहिए कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उन्हें इतना भी खाने को नहीं दिया कि वो एक दूसरे को खाने पर मजबूर हो गए। और यहाँ पर नैम भी उसे अपना प्लान बताता है। नैम उसे बताता है कि असल में क्रोनल उसे अपने नशे के लिए नहीं चाहिए था, जबकि क्रोनल एक हाईली एक्सक्लूसिव मटेरियल है जिसको वो एज अ बॉम्ब की तरह यूज कर सकते हैं। वो उसे बताता है कि पिछले 18 सालों से वो उस एरिया को ऑब्जर्व कर रहा है और उस बार उस एरिया से बर्फ छट गई है, यानी कि वो एरिया इस बार उन्हें काफी क्लियरली नजर आ रहा है, यानी वो इस ट्रेन से निकलकर बाहर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब जैसे ही नैम क्रोनल को एक्सप्लोर करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ विल्फर्ड की फैक्ट्री आ जाती है, जो कि उसे शूट करके कर्टिस को विल्फर्ड के पास लेकर आती है। यहाँ हम पहली बार विल्फर्ड को देखते हैं और यहाँ कर्टिस विल्फर्ड से भी मिलता है। विल्फर्ड से मिलकर उस पर ये शॉकिंग बात रिवील होती है कि ये सब कुछ विल्फर्ड का ही किया धरा है। यहाँ तक कि उसे जो मैसेज आते थे वो भी विल्फर्ड ही भेजा करता था। विल्फर्ड कहता है कि जब भी ओवर पॉपुलेशन होती है तो कुछ ड्रास्टिक मेजरमेंट्स लिए जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। विल्फर्ड कर्टिस को कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो कि इस ट्रेन के सभी डब्बों में चला है। विल्फर्ड कहता है कि हर 4-5 सालों में ऐसा रेवोल्यूशन जरूरी है। अगर मैं तुम लोगों को ऐसे ही खाना देता रहा तो तुम लोगों की जरूरतें और भी बढ़ती रहती और बच्चे पैदा करते और यहाँ पर आबादी को बढ़ाते, और मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। और मैं सर्वाइवल ऑफ द फीटस की थ्योरी पर बिलीव रखता हूँ, जिसके मुताबिक जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सिर्फ उसी को जीने का हक है। इसके बाद विल्फर्ड फोन मिलाता है और एगमैन से कहता है कि 75% लोगों को मार दो। उसके बाद वो एगमैन 75% गरीब लोगों को मार देता है। कर्टिस उनके चिल्लाने की आवाजें भी सुन रहा था, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। विल्फर्ड कहता है कि तुम लोग गरीब बहुत ज्यादा हो और सोर्सेज बहुत कम हैं, इसीलिए ऐसा ड्रास्टिक मेजरमेंट लेना बहुत जरूरी था। यहाँ कर्टिस विल्फर्ड को अपनी सीट भी ऑफर करता है क्योंकि उसकी अब एज हो चुकी है और उसको कोई चाहिए जो उसकी अब सीट संभाल सके। उधर यूना और यैम अभी तक दरवाजे को खोलने में ही बिजी थे तो फर्स्ट क्लास के लोग उन पर हमला करने के लिए उनके आगे आते हैं। फ्रैंको यैम से लड़ने के लिए आता है और इसी बीच उनकी फाइट के दौरान योना उस एक्सप्लोसिव को ट्रेन के एक डब्बे के पास लगा आती है। वो जल्दी से जाती है और कर्टिस से वो माचिस मांगती है जो सिगरेट जलाने के लिए यैन ने उसे दिया था। तभी वहाँ से इंजन एरिया से कर्टिस को एक बच्चे की आवाज आती है। कर्टिस जब वहाँ झांक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि असल में वहाँ टीमी है। तो उसे पता चलता है कि जब इंजन में खराबी आई थी तो विल्फर्ड ने गरीबों के बच्चों को यहाँ ला कर उनको रखा था। इससे कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अमीरों के भी बच्चे थे, लेकिन काम करने के लिए उसने सिर्फ गरीबों के बच्चों को चुना था। इस पर वो गुस्सा होकर उसे जोरदार पंच मारता है। इसी बीच योना भी उस एक्सप्लोसिव में आग लगा देती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ट्रेन के सभी कंपार्टमेंट्स दूर दूर जाके गिरते हैं। ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय योना और टिमी के। वो दोनों पहली बार ट्रेन से बाहर आते हैं और बाहर आके वो एक बियर को देखते हैं जो कि अभी जिंदा था, जिसका मतलब था कि अर्थ अब रहने लायक हो चुकी है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।